बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। आज गो के आप सुनना चाह रहे होंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, जो मरीम नवाज़ साहिबा के केस की समाअत थी। लेकिन क्योंकि मैं आज लाहौर में हूँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत अटेंड नहीं कर सका, लेकिन आज रात तक इंशाल्लाह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं दोस्त, उनसे सारी तफसीलात लेके मैं आपके सामने रखूँगा कि उस समाअत में क्या हुआ और जो चीज़ें आ रही हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं या उनका बैकग्राउंड क्या था, किस तनाजुर में क्या बात हुई। लेकिन मैंने एक सिलसिला शुरू किया था जस्टिस काजी फाइज साहब केस में। जो जजेस का फैसला है, उमर ता बंदियाल साहब ने जो तहरीर किया है, जिसमें मुनीब अख्तर साहब उनके साथ शामिल हैं, उसमें काजी मोहम्मद अमीन साहब हैं और जस्टिस जाद अली शाह साहब हैं। उसके ऊपर मैंने एक तसलसल के साथ वीडियोज़ कर रहा था, लेकिन ये मैं फिर 2-3 दिन नहीं कर सका। ये 5वीं उस सिलसिले की वीडियो है और ये जो पहले 4 वीडियोज़ की हैं उन सब में से ये अहम तरीन वीडियो है, क्योंकि ज़रा ये समझिए कि केस क्या था। वैसे तो इस केस के पूरा जो बैकग्राउंड है, जो इसके फैक्ट्स हैं, जो तारीखें हैं, वो भी किसी एक वीडियो में बता दूंगा आपको, लेकिन इसका सिंपल सा बैकग्राउंड ये है कि एक दरखास्त आती है अब्दुल हमीद डोगर की जानिब से एसेट रिकवरी यूनिट को कि काजी फाइज साहब की अहलिया और बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं बैरून मुल्क जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई, ना उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, ना ही उनकी बीवी बच्चों ने जो है वो डिक्लेयर की हुई हैं। काजी फाइज साहब का वो सारा ज़ाहिर, उसके बाद फिर चीज़ें चेक की जाती हैं, बिल्कुल डिक्लेयर नहीं थी। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस बना के भेजा गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको शोकॉज नोटिस जारी किया। एडमिटेड फैक्ट था, उन्होंने ये तस्लीम किया कि जी बिल्कुल मेरे बीवी बच्चों की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मेरे ज़िम्मे नहीं है इनको डिक्लेयर करना, क्योंकि मेरा इन प्रॉपर्टी से कोई तल्लुक नहीं है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस ने मामला FPR को भेज दिया, 3 ने कहा कि नहीं भेजना। फिर FPR के एक असेसमेंट ऑर्डर आया, उसके बाद फिर वो रिव्यू में आए तो रिव्यू में 7-3 से जो उनके खिलाफ फैसला आया था वो बज़ाहिर 6-4 से उनके हक में आ गया। लेकिन जब ये 4 जजेस का फैसला आया तो इसने मजीद सवालात खड़े कर दिए कि वो तो 6 जजेस का फैसला ही नहीं है, वो भी 4 जजेस का फैसला है, जो मुनीब अख्तर साहब का नोट में आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इंकशाफ जो ये है, ये कौन सा है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये वॉल्यूम 3 है और उसका पेज है 135। उसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो इंकशाफ है वो काजी फाइज साहब के लिए ख़तरे की घंटी है। वो बहुत काजी फाइज साहब के लिए बहुत ख़तरनाक है। उसकी रीज़न ये है कि काजी फाइज साहब ये कहते रहे कि उनकी जो बीवी के जो अकाउंट्स हैं, जो बाहर उन्होंने पैसे भेजे, उससे काजी फाइज साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। इन 3 वैसे तो अगर आप ये देखें 73 पैराग्राफ नंबर जो है वो 73 से 85 तक ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस फैसले के। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ पैराग्राफ नंबर 73 से 78 तक 5 पैराग्राफ, जिसमें उमर ता बंदियाल साहब ने क्या क्या तहरीर किया है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद ये केस बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये केस इस मुर्दा केस में जान पड़ गई है। आपको तफसील से मैं बता चुका हूँ इन्हीं वीडियोस में, जो पिछली 5-7-8 वीडियोस हैं उनमें से मैं आपको बता चुका हूँ कि हुकूमत क्या करने जा रही है। फिर ऑन द रिकॉर्ड जो बैरिस्टर फरोग नसीम है उन्होंने क्या कुछ कहा। अब आ जाए पैराग्राफ नंबर 73 में उमर ता बंदियाल साहब ने क्या कहा। उमर ता बंदियाल साहब कहते हैं कि मौजूदा नज़रसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान इंतहाई अहम मालूमात सामने आई, जो अक्सरियती फैसले में जारी हमारी उस हदायत को कुव्वत बख्शती हैं जिनमें FPR को लंदन जायदादों की फंडिंग के ज़राए की तस्दीक का हुक्म दिया गया था। उमर ता बंदियाल साहब कहते हैं कि जो FPR को हमने तहकीकात का हुक्म दिया था, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसने ये साबित किया है कि हमने FPR को दुरुस्त हुक्म दिया था, हमारा फैसला ठीक था वो 7 जजेस का कि FPR इस मामले की छानबीन करे, मनी ट्रेल ले, सबूत ले। वो ये कहते हैं कि सामने आने वाला नया मवाद फाजिल दरखास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दायर करदा आइनी दरखास्त के काबिल समाअत होने को अहम अंदाज में मुतासर करता है। काजी फाइज से जो कहते हैं कि उनका के जो रिव्यू उनका था कि मेंटेनेबल है, उसको कैसे मेंटेनेबल, वो रिव्यू में उन्होंने आकर कहा कि ये मेरी रिव्यू जो है वो इसलिए सुनी जाए और एक्सेप्ट की जाए क्योंकि मेरा कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो सबूत सामने आए हैं वो ये साबित करते हैं कि जो 7 जजेस का फैसला था वो बिल्कुल काबिल समाअत था, जो ठीक फैसला था, उन्होंने दुरुस्त फैसला किया था। इसमें वो कहते हैं ये नई इंफॉर्मेशन क्या है और इसे कैसे जो है ये सामने आई, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारा आगे उन्होंने तफसील दी हुई है। उमर ता बंदियाल साहब ने पैराग्राफ नंबर 74 में ये कहा है कि 19 अप्रैल 2021 को नज़रसानी मामले पर दलाइल के दौरान सरीन ईसा ने बार बार कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जुल्फकार अहमद के 14 सितंबर 2020 के उस असेसमेंट ऑर्डर का हवाला दिया जो उनके खिलाफ जारी किया गया था। ये 19 अप्रैल वो तारीख है
जब अभी उनके रिव्यू अभी एक्सेप्ट नहीं हुई थी और दलाइल जारी थे। और जुल्फिकार अहमद ने एक असेसमेंट ऑर्डर जारी किया था, जिस असेसमेंट ऑर्डर पे उस वक्त भी मैंने वीडियोस की थी, लेकिन ये वाला पोर्शन उन डॉक्यूमेंट्स में नहीं था जो डॉक्यूमेंट्स मैंने हासिल किए थे। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे उनमें से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने रखी थी। जुल्फिकार अहमद के इस असेसमेंट ऑर्डर का हवाला देने का बुनियादी मकसद जो सरीना ईसा की जानिब से बयान किया गया, यह दिखाना था कि FBI तस्लीम कर चुका है कि सरीना ईसा ने टैक्स सालों 2003 से 2013 के अरसे के दौरान 7,37,000 पाउंड और $17,966 मालियत की रकम को बरतानिया मुंतकिल किया था। सरीना ईसा साहबा ये दिखाती रही कि FBI ने भी मान लिया है कि मैंने इतने हज़ार मैंने 7,37,503 पाउंड और $17,966 जो हैं वो बैंकिंग चैनल से जो है वो मुंतकिल किए बैरून मुल्क। FBI भी मान चुका है, तो इस हद तक उन्होंने इस FBI की रिपोर्ट को अपने हक में इस्तेमाल किया, जिससे तस्दीक होती है कि लंदन जायदादों की खरीदारी के लिए उनके पास जरूरी रकम मौजूद थी। और वैसे उन जायदादों की कुल मालियत जो है वो 7,51,000 पाउंड थे। तो सरीना ईसा साहबा इस अपने हक में इस्तेमाल करती रही इस रिपोर्ट को कि देखें ये रिपोर्ट ये बताती है कि मैंने बैंकिंग चैनल से पैसे बाहर भेजे। ताहम सरीना ईसा साहबा की जानिब से कहा गया कि अगरचा ये असेसमेंट ऑर्डर जुज़वी तौर पर उनके लिए साजगार है, लेकिन उन्होंने दीगर नुकात पर उसके खिलाफ अपील दायर की थी। जब ये असेसमेंट ऑर्डर आया तो उन्होंने जिस फोरम पर अपील बनती थी उस ऑर्डर के खिलाफ वो अपील भी कर दी थी उन्होंने, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में यहां पर भी ले आए। मजीद ये कि सरीना ईसा और जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से शिकायत की गई कि वो इस रिपोर्ट से नावाकिफ हैं जो चेयरमैन FBI की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि चेयरमैन FBI ने क्या रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी है, हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसके बावजूद कि सरीना ईसा ने खास तौर पर यह रिपोर्ट मांगी, उसके बावजूद उन्हें इस रिपोर्ट की कापी फराहम नहीं की गई। इस शिकायत के अजाले के लिए अदालत ने 19 अप्रैल 2021 को एक मुतफ़िक़ा ऑर्डर जारी किया, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को हुक्म दिया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा कराई गई FBI की रिपोर्ट की मुंसलिक रिकॉर्ड जो है उसके हमरा 13 नकूल तैयार की जाएँ और वो ये यकीनी बनाएंगे कि मज़कूरा दस्तावेज़ात कल दिन 11:30 बजे तक बेंच के फाजिल मेंबरान, 2 दरखास्त गुजारों और फाजिल एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुआयने के लिए मौजूद हों। वो ये कह रहे हैं कि जब सरीना ईसा साहब ने शिकायत की कि मुझे तो वो रिकॉर्ड ही नहीं दे रहे कि मेरे खिलाफ क्या इन्होंने रिपोर्ट भेजी है FBI ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और काजी फैसल साहब के हवाले से, वो काजी फैसल साहब के हवाले से तो नहीं थी, वो तो सरीना ईसा साहब और उनके बच्चों के हवाले से थी, और उसको कंसीडर इसी तरह से किया जाना था कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है या नहीं है जिसका काजी फैसल साहब से ताल्लुक साबित हो। तो वो ये कहते हैं उमरता बंदाल साहब कि हमने ये ऑर्डर किया कि इसकी 13 कॉपीज़ बनाई जाएं, 10 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो कि ये केस सुन रहे हैं उनको दी जाएं, और 2 जो हैं वो दी जाएं, एक काजी फैसल साहब को, एक सरीना ईसा साहिबा को, और तीसरी कॉपी जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब को दी जाए। उमरता बंदाल साहब ने फैसले के पैराग्राफ नंबर 75 में कहा है कि अगले रोज यानी 20 अप्रैल 2021 को ये डॉक्यूमेंट्स उन मुतलका तमाम 13 अफराद को फराहम कर दिए गए जिनका जिक्र 19 अप्रैल 2021 के ऑर्डर में किया गया था। इन डॉक्यूमेंट्स में कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू का जारी करदा असेसमेंट ऑर्डर, चेयरमैन FBI की रिपोर्ट और उससे मुंसलिक कुछ मवाद जैसा कि सरीना ईसा के बैंकिंग डॉक्यूमेंट शामिल थे। ये इस डाटा की वजह से था कि मुतलका इन्फॉर्मेशन का इंकशाफ हुआ। इन्फॉर्मेशन का पहला टुकड़ा जो अहमियत का हामिल है वो सरीना ईसा के क्लिफ्टन कराची में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में फॉरेन करेंसी अकाउंट नंबर फलां से मुंसलिक जो एक फॉर्म है, अथॉरिटी फॉर्म है और डेलीगेशन फॉर्म है, उससे मुतलिक है। इसी अकाउंट से सरीना ईसा ने 7,37,503 पाउंड और $17,966 की रकम को बरतानिया में मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा लंदन जायदादों की खरीदारी के लिए किया गया। जिस अकाउंट से सरीना ईसा साहिबा ने ये 7,37,000 पाउंड और $17,966 भेजे, उसका जो रिकॉर्ड सामने आया उस रिकॉर्ड में क्या है, उस फॉर्म को जो फॉर्म उसका है उसको बैंक की स्टेशनरी पर प्रिंट किया गया है। यह 15 दिसंबर 2003 की तारीख का फॉर्म है और इस पर सरीना ईसा और जस्टिस काजी फाइज ईसा दोनों की जानिब से दस्तखत किए गए हैं। यह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में सरीना ईसा के फॉरेन करेंसी अकाउंट से मुतल्लिक फाजिल दरखास्त गुजार को वसी इख्तियारात देता है। उनमें कुछ इख्तियारात यूँ हैं, जो सरीना ईसा साहब अकाउंट है उस पर काजी फैसल साहब के भी दस्तखत हैं और उनके इख्तियारात क्या दिए गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यानी काजी फैसल साहब जो ये कहते रहे कि मेरा कोई तल्लुक नहीं है इन अकाउंट्स के साथ, इन जायदादों के साथ, वो गलत बयानी थी। अब आ जाए उनको इख्तियारात क्या दिए गए उस फॉर्म के मुताबिक। अकाउंट होल्डर के यानी सरीना ईसा साहब के बिहाफ पर काजी फैसल साहब चेक का इजरा कर सकते हैं। सरीना ईसा के अकाउंट में काजी फैसल साहब फंड जमा करा सकते हैं। सरीना ईसा के अकाउंट से फंड्स की मुंतकिली की हिदायत जारी कर सकते हैं काजी फैसल साहब, और अकाउंट की स्टेटमेंट्स के इजरा के लिए हिदायत जारी कर सकते हैं काजी फैसल साहब। अब आ जाए पैराग्राफ नंबर 76 में क्या है।
उमर बंदियाल साहब लिखते हैं कि ये फॉर्म सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए रिकॉर्ड की फाइल की बुक 4 वॉल्यूम 3 के सफ़ा नंबर 135 पर मौजूद है। ये सबसे क्रूशल डॉक्यूमेंट है जो कि कहाँ है, बुक 4 वॉल्यूम 3 सफ़ा 135 पर। काजी फायसा की लॉ फर्म में उनके पार्टनर एहसन जाहिर रिजवी की जानिब से 1,25,000 पाउंड मालियत के चेक सरीना ईसा के फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करवाए गए। इन चेकों की नकूल उसी बुक 4 में मौजूद हैं। 1 लाख पाउंड का चेक नंबर फला NIB बैंक DHA 26 स्ट्रीट ब्रांच कराची से निकलवाया गया और 3 सितंबर 2009 को डिपॉजिट कराया गया। 25,000 पाउंड मालियत का चेक नंबर फला NIB से 11 अप्रैल 2008 को निकलवाया गया। यानी चेक नंबर तक चेकों की कॉपियां हर चीज साथ लगा दी गई है कि किस तरह से चेक जो है वो कहां से निकलवाए गए और किस तरह से काजी फायसा साहब के पार्टनर ने सरीना ईसा साहिबा के उस अकाउंट में पैसे जमा कराए जिस अकाउंट से पैसे मुंतकिल करके और लंदन की जायदादें खरीदी गई। इख्तलाफी नोट के पैराग्राफ नंबर 77 में कहा गया है कि इस मौत का जायजा लेने के बाद जब बेंच 20 अप्रैल 2021 को दिन 11:30 बजे समाअत का आगाज करने के लिए बैठा तो सरीना ईसा ने अपने दलाइल का आगाज इस दरख्वास्त के साथ किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मौसूल शुदा मवाद को वापस किया जाए। जब ये उनको सारी चीज़ें सामने आई तो उन्होंने कहा इसको वापस किया जाए। अच्छा, क्यों वापस किया जाए? फिर वो कहते हैं कि समाअत के इख्तिताम पर फाजिल दरखास्त गुजार ने भी यानी काजी फाइसा ने भी बेंच मेंबरान के सामने इसी दरखास्त को दोहराया। इन एतराज़ात के दरमियान हम में से एक ने दिन के आगाज़ पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मौसूल शुदा नए मवाद की बुनियाद पर पाकिस्तान के बैंक में उस फॉरेन करेंसी अकाउंट से मुतल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा से 3 सवालात किए जिसके जरिए सरीना ईसा ने 7,37,000 पाउंड और $17,966 की रकम को मुंतकिल किया था, जिससे उनके मुताबिक बाद में लंदन की जायदादों को खरीदा गया था। वो 3 सवाल कुछ यूं थे जो काजी फाइज ईसा साहब से पूछे गए थे। वो क्या थे? क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास फॉरेन करेंसी अकाउंट चलाने की अथॉरिटी थी? क्या फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराई गई रकूम से जस्टिस काजी फाइज ईसा को कोई तल्लुक था? क्या फॉरेन करेंसी अकाउंट से रकम निकलवाने से काजी फाइज ईसा का कोई तल्लुक था? इस मरले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि आया उन्हें इन सवालात के जवाब फौरी देने चाहिए या फिर कल दे दें। दरखास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा को वक्त देने के लिए ताकि वो अपने ख्यालात को जमा कर सकें, सोच सकें, मामले को अगले दिन तक मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद 21 अप्रैल 2021 को एक तहरीरी डॉक्यूमेंट जमा कराया गया जिसमें काजी फाइज ईसा ने इन सवालों के जवाब ना हाँ में और ना ही ना में दिए। उसके बजाय काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रद्द-ए-अमल जमा कराया गया। वो ये था कि ये हुक्म दिया गया था कि FPR की रिपोर्ट काजी फाइज ईसा और इनको दी जाए और फिर काजी फाइज से ये जो 3 सवाल पूछे गए उस पर काजी फाइज से कहते हैं कि मेरे लिए मुकम्मल हैरानी का बायस था कि 20 अप्रैल 2021 को उठने से ज़रा पहले मोअज़्ज़िज़ जस्टिस उमर बंदियाल ने कई सवाल पूछे जो नुमाया तौर पर जुल्फ़िकार अहमद के ऑर्डर या चेयरमैन FPR की रिपोर्ट से निकलते थे, सामने आते थे। काजी फाइज ईसा इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार थे। ताहम मोअज़्ज़िज़ जज साहब की जानिब से उन्हें कहा गया कि वो इन सवालों के जवाब समाअत की अगली तारीख को दें जो कि कल सुबह 9:30 बजे होगी। ये कि चूंकि सरीना ईसा और काजी फाइज ईसा जुल्फ़िकार अहमद के ऑर्डर और चेयरमैन FPR की रिपोर्ट को नहीं मानते तो इसलिए नहायत एहतराम से अर्ज़ किया जाता है कि ये सवालात नहीं रखने चाहिए थे। अगर काजी फाइज ईसा इन सवालात को मान लेते हैं और उनका जवाब दे देते हैं तो वो मौसर अंदाज में एक वाज़ेह गैर कानूनी इक़दाम की तायीद कर रहे होंगे और अपने ही केस को कमज़ोर कर रहे होंगे कि रेफरेंस में किसी चीज़ का इजाफा नहीं किया जा सकता। नहायत इज्जत के साथ मजीद बयान किया जाता है कि मज़कूरा नज़रसानी दरखास्तों की समाअत के मरले पर रिपोर्ट को इंडोर्स कराना मुनासिब नहीं। काजी फाइज ने कहा कि वो जवाब नहीं देंगे। अगर जवाब देंगे तो इसका मतलब वो मान रहे हैं उस FPR की रिपोर्ट को जिसमें चीज़ें सामने आई जिसकी बुनियाद पर ये सवाल किए जा रहे हैं। इख्तलाफी नोट जो है ये यानी आप इख्तलाफी नोट तो आप इसको नहीं कहेंगे क्योंकि अब ये 4 जज जो फैसला है इसमें जो नए सवालात आए हैं ये हल तलब हैं, जवाब तलब हैं कि अब वो भी 4 जजों का फैसला है, ये भी 4 जज का फैसला है। एक जज रिटायर हो गए, एक ने मुख्तलिफ फैसला लिखा, तो असल में अब फैसला है कौन सा? इसके पैराग्राफ नंबर 78 में कहा गया है कि यह सवाल पूछने का मकसद सादा अंदाज में यह देखना था कि आया जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरीना ईसा के फॉरेन करेंसी अकाउंट से जो तल्लुक है उसको वो मानते हैं या नहीं मानते। ये वो हकीकत है जो कि उस वक्त तक अदालती हुक्म पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से पेश करदा मवाद के बायस बेंच के मेंबरान को मालूम हो चुकी थी। जब उन्होंने वो रिपोर्ट देखी तो उनको पता चल गया कि इनका तो तल्लुक है। ताहम चूंकि फाजिल दरखास्त गुजार ने जवाब देने से गुरेज किया तो इसलिए मामले को अदालत में मजीद नहीं बढ़ाया गया। बहरहाल बेंच की अक्सरियत ने 5 मई 2021 को 20 अप्रैल 2021 के ऑर्डर के साथ एक इजाफी नोट मुंसलिक किया जिसके जरिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से हासिल करदा डॉक्यूमेंट्स को वापस कर दिया गया और फाजिल दरखास्त गुजार से पूछे गए सवालात पर एतराज़ किया गया। तो ये यानी वो कहते हैं कि उसके बाद फिर ये हुआ
कि काजी फाइसा साहब ने जब ये कहा कि वो जवाब नहीं देंगे, फिर जाहिर है 6 जजेज ने उनके हक में फ़ैसला दे दिया, शॉर्ट ऑर्डर, और फिर अब उसका जो तफसीली ऑर्डर है वो आपको पता है कि जनवरी में आया। तो उससे ये हुआ कि वो मामला वहीं पे दब गया। लेकिन उमर बंदियाल साहब समेत 4 जजेस का जो फैसला है वो ये कहता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का उन प्रॉपर्टी से ताल्लुक साबित हो गया है जिनके बारे में वो कहते थे कि उनको कुछ नहीं पता। तो ये सबसे सेंसिटिव हिस्सा था इस फैसले का। और अगले पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, और रात को कोशिश करूंगा कि मरीम नवाज साहिबा के केस के हवाले से आपको बताऊं, तो इस पे मजीद बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका